लेकिन दैट इज़ नॉट। R2 जो है वो फंक्शन रिलेशन तो है, लेकिन जो R3 है वो फंक्शन नहीं है। इसी तरह R2 की अगर बात करें तो इसमें भी जो है ये फंक्शन नहीं है। तो जो मैं क्रॉस करता जा रहा हूँ इसका मतलब है कि ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी आप बात करते हैं ऑल पॉसिबल रिलेशंस की, तो वो सारे के सारे रिलेशन जो हैं वो फंक्शन नहीं होते। अगर सारे के सारे रिलेशन फंक्शन होते तो हमें डेफिनेशन ऑफ हमें फंक्शन की ज़रूरत ही ना होती, हम रिलेशन ही को सारा कुछ कंसिडर करते ना। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें जो डेफिनेशन यहाँ पे हमने असाइन किया है, डिफाइन किया है फंक्शन की, कि फंक्शन इज़ अ रिलेशन। पहली बात है कि वो रिलेशन है, ठीक है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट्स की ए क्रॉस बी में से, इन विच ईच एलिमेंट ऑफ अ फर्स्ट सेट यूनिकली असाइन विद अदर सेट। ठीक है, अब हम करते ऐसा है कि ये जो हमने इतने ज़्यादा रिलेशन फाइंड आउट किए हैं, दे लिए हैं, इनमें से कुछ रिलेशन कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो चार पोर्शन मैंने बनाए हैं, हर पोर्शन में से कोई एक एक सेट कंसीडर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे R4 को कंसीडर इधर से कर लिया, इसी तरीके से सेकंड सेट में से भी एक कंसीडर कर लेते हैं, तीसरे सेट में से भी, चौथे सेट में से भी। तो वो हम यहाँ पे अगर लिख लेते हैं R4, R6, R10 एंड R14 हमने कंसिडर किया। ठीक है, अब हम इनको अलग अलग देखते हैं कि क्या ये जो सारे के सारे रिलेशन मैंने लिखे हैं, क्या ये फंक्शन बनाते हैं, ये फंक्शन भी हैं कि नहीं। देखें, मैं करूँगा ये कि मैं इसको समझने के लिए एरो डायग्राम का सहारा लूँगा। ठीक है, एरो डायग्राम फाइनाइट सेट के लिए बहुत जो है बेहतर रिप्रेजेंटेशन होती है। तो इसके लिए होगा क्या कि मैं पहले एक सेट कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, और ये कौन सा सेट है? ऑब्वियसली ये बी सेट है, जो कि पहला सेट। देखें, बात कहाँ पे हो रही है, इन विच ईच एलिमेंट ऑफ अ फर्स्ट सेट। तो जब फर्स्ट सेट की बात होगी तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आई थी वो कहाँ से आई थी, हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आई थी बी क्रॉस ए से। तो बी के सारे एलिमेंट मैं लिख लूँगा। वो क्या है हमारे पास? 7 एंड जी जी, बिल्कुल ठीक। और 1 एंड 2 ये ए के हैं। ठीक है, तो R1 को अगर मैंने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, R1 क्या है, सॉरी R4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Z एसोसिएट हो रहा है किसके साथ? 1 के साथ। क्लियर हो गया? तो आप इस एरो डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि आपके पास पहले सेट यानी कि बी सेट के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बिल्कुल नहीं हो रहे, क्योंकि आपके पास ये एक एलिमेंट ऐसा है 7 जो किसी के साथ यूज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन की दो कंडीशन थी, उनकी पहली कंडीशन इसने सेटिस्फाई नहीं की, तो हम दूसरी कंडीशन पे जाएंगे नहीं और हम ये कह देंगे ये फंक्शन डिफाइंड, ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। इसी तरीके से मैं अगेन जो रिलेशन बनाता हूँ 7Z1 2, तो ये रिप्रेजेंटेशन मैं करना चाह रहा हूँ किसकी? R6 की। ठीक है, तो R6 के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, क्योंकि ये B है ये A है, तो R6 में 7 एसोसिएट हो रहा है किसके साथ? 1 के साथ। और Z एसोसिएट हो रहा है किसके साथ? सॉरी, 7 1 के साथ और 7 ही 2 के साथ। ठीक है, अब इन दैट केस आप ये देख लें कि R6 में भी पहली जो कंडीशन थी कि पहले सेट के सारे एलिमेंट यूज़ होने चाहिए, वो नहीं हो रहे, तो दूसरी कंडीशन देखने का फ़ायदा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पार्ट में भी ये फंक्शन जो है R6 इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ जस्ट अ रिलेशन। फिर हम बात करते हैं R14 की, जिसके अंदर 7 2 जी है और दूसरा हमारे पास क्या है? 1 एंड 2। इन दोनों के दरमियान मैं पहले R10 को छोड़ के मैं R14 पे पहुंच जाऊँ, जिसके अंदर 7 एसोसिएट हो रहा है 2 के साथ और Z एसोसिएट हो रहा है 1 के साथ और फिर Z एसोसिएट हो रहा है टू के साथ। ठीक है, अब इस कंडीशन के अंदर, इस केस के अंदर आप देखें कि पहले सेट यानी बी के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं, लेकिन
वो कह रहा था ना यूनिकली असाइन होने चाहिए, तो यहाँ पे z यूनिकली असाइन नहीं हो रहा, बल्कि z 1 के साथ भी असाइन हो रहा है और 2 के साथ भी असाइन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये भी फंक्शन नहीं है। इससे पहले हमने जो R2 किया था ये भी फंक्शन नहीं है। इससे पहले हमने जो R4 की R6 भी फंक्शन नहीं था, R4 किया था, ये भी फंक्शन नहीं है। तो फिर फंक्शन है क्या एक्चुअली? ठीक है, फंक्शन को जानने के लिए हम ऐसा करते हैं कि R10 को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, R10 क्या है? R10 B से A के दरमियान एक रिलेशनशिप है, ठीक है, जिसका नाम हमने क्या दिया हुआ है? R10। बी के अंदर कितने एलिमेंट थे? दो। कौन कौन से? 7 एंड Z। और ए में 1 एंड 2। 10 क्या कह रहा है? 7 एसोसिएट होगा 2 के साथ, ओके, और Z एसोसिएट होगा वो भी 2 के साथ। ठीक है, तो अब देखें क्या ये जो रिलेशन है R10 दैट इज अ फंक्शन और नॉट? पहले सेट के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं, 7 भी यूज हो रहा है, Z भी यूज हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या पहले सेट के सारे एलिमेंट एक ही दफा यूज हो रहे हैं? बिल्कुल। 7 से एक ही तीर निकल रहा है या एक ही एरो निकल रहा है, Z से भी एक ही एरो है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ये जो फंक्शन है, ये जो रिलेशन है, दैट इज अ फंक्शन, दैट इज अ फंक्शन। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि यहाँ पे टू तो दो दफा यूज हुआ है, तो टू को देख रहा कौन है? हमने यहाँ पे जो बात की थी, ईच एलिमेंट ऑफ अ फर्स्ट सेट, पहले सेट की गारंटी हमें चाहिए। पहले सेट के सारे एलिमेंट एक दफा यूज होने चाहिए। दूसरे सेट के साथ क्या हो रहा है, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। ठीक हो गया? तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि फंक्शन कब हो क्या होगा। फंक्शन एक्चुअली इज अ रिलेशन जो क्या हो करता है, जो पहले सेट से दूसरे सेट के दरमियान असाइन हो करता है ईच वैल्यू को। असाइन मतलब मिलाता है, ज्वाइन करता है। ठीक है, हर वैल्यू पहले सेट के एलिमेंट की यूज होनी चाहिए और एक ही दफा यूज होनी चाहिए, तो देन वी से दैट दैट इज अ फंक्शन। ठीक है, अब ये बात तो थी फाइनाइट सेट की। हम बात अब करते हैं फंक्शन की ही, लेकिन फॉर इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब फाइनाइट के लिए तो हम एरो डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट सेट के लिए हम एरो डायग्राम नहीं बना सकते। तो उसके लिए हमें जरूरी बात है वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। इफ अ वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल x, यानी कि y डिपेंड कर रहा है x के साथ, x पे, यानी x की डिफरेंट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y आएगा। ठीक है, इन सच अ वे दैट ईच वैल्यू ऑफ x, यानी जो आप वैल्यू देंगे, मैंने भी पहले बताया कि हर एक x, y डिपेंड कर रहा है x पे, मतलब x की डिफरेंट वैल्यूज पे y आएगा। तो वो कह रहा है फॉर ईच वैल्यू ऑफ x की हर एक वैल्यू डिटरमिन्स एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y। तो x की जो भी मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, y की वैल्यू तो आएगी ही आएगी, लेकिन एग्जैक्टली वन वैल्यू आनी चाहिए। देन वी से दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x। मतलब क्या हुआ कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 है। यहाँ पे मैं अगर x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3 इंटू 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 7। एक ही वैल्यू आ रही है ना। लेकिन अगर हमारे पास y इस तरह का है, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स, तो अब मैं अगर x की वैल्यूज 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? प्लस अंडर रूट 2 एंड माइनस अंडर रूट 2। तो इन दैट केस आपके पास ये कंडीशन जो है दैट इज नॉट अ फंक्शन। बट पहले वाला जो रिलेशनशिप था y और x का, ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इन इस रिलेशनशिप में जो कि यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, y यूनिकली असाइंड, ठीक है, असाइंड फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, यानी x की कोई भी अगर आप वैल्यू एक रखेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी y की, वो एक ही वैल्यू मिलेगी। यहां पे दूसरे फंक्शन की तरह दो दो वैल्यूज नहीं मिलेंगी। अगर हमें दो वैल्यूज मिल जाती हैं तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास रिलेशनशिप है y और x का, ये जस्ट अ रिलेशन तो है, बट दैट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है,
तो अब जब आपने ये लिख लिया, अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वी से दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब है कि जो वेरिएबल आया करेगा यूनिकली, उसको आपने फंक्शन बोला करना है। और वो जो फंक्शन है वो किस वेरिएबल का हुआ करेगा, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की जो डिस्कशन है, हम आगे चल के इसी लेक्चर में और बेहतर करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे बात हो रही है कि आप कोई भी इनपुट वैल्यूज मैं यहाँ पे एक्स को कह रहा हूँ, और आउटपुट वैल्यूज मैं किसको कह रहा हूँ, वाई को कह रहा हूँ। तो अगर आप इनपुट और आउटपुट वैल्यूज को देखेंगे, तो वो आपके पास फंक्शन होगा। अब देखें, एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्केयर है, तो यहाँ पे भी ईच वैल्यू ऑफ x के लिए हमारे पास एक ही y मिल रहा है। तो इसका मतलब है ये भी आपके पास एक फंक्शन है, क्योंकि ये